बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल मेथड जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ा था, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने बॉइलिंग टेम्परेचर और ऑटोक्लेव की बात की थी, जो फिजिकल मेथड्स की एग्जांपल थी। उसके बाद फिजिकल मेथड्स में रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग, इन टॉपिक्स को कवर करना था। तो आज इस टॉपिक को देख लेते हैं कि इस मेथड से जो है हम किस तरह मटेरियल्स को जो है वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं और क्या ये यूजफुल है या नहीं है, या कितने इफेक्टिव हैं ये। Just as high temperatures are effective for controlling microbial growth, exposing microbes to low temperatures can also be an easy and effective method of microbial control. पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने हाई टेम्परेचर्स की बात की थी, हमने बॉइलिंग टेम्परेचर को एलिवेट किया था। जैसे मैंने आपको ऑटोक्लेव की एग्जांपल देके समझाया था कि वहाँ पे किस तरह स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर्स यूज हुए थे और वो भी कंट्रोल करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। लेकिन अगर हम अपने जो सैंपल्स हैं उनको अगर हम एक्सपोज करें लो टेम्परेचर्स पे, तो वो भी इफेक्टिव मेथड होगा माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए। Cold temperatures retards the growth of microorganism by slowing the rate of enzyme controlled reaction, but does not kill many microbes. वैसे तो हीट का जो मैकेनिज्म होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो मटेरियल डैमेज हो सकते हैं या फेवर नहीं करते हीट को। तो वहाँ पे हमें कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। इससे ये होगा कि वो स्लो कर देगा रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस। कोल्ड टेम्परेचर रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको रिटार्ड करेगा कोल्ड टेम्परेचर। और वो किस तरह करेगा कि जो रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन होगा उसको स्लो कर देगा। अब इससे होगा ये कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल नहीं भी हो सकते, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कंट्रोल की जा सकती है। हीट इज मच मोर इफेक्टिव दैन कोल्ड एट किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम किलिंग मैकेनिज्म देखें तो हीट का जो मेथड होगा उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड टेम्परेचर। Refrigeration is used to prevent food spoilage. रेफ्रिजरेशन जो है हमारी डेली रूटीन में प्रैक्टिस रहती है कि फूड को जो है वो स्पॉइल करने से रोकना है, तो उसको जो है वो रेफ्रिजरेट किया जाता है। Freezing and drying are used to preserve both foods and microorganisms. मटेरियल जो है हमारा या जो जिनको हमें स्पॉइल होने से रोकना है तो वो फ्रीजिंग भी किया जाता है उनको और ड्राई भी रखा जाता है। इससे हमारे फूड्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो प्रिजर्व हो सकते हैं. फ्रीजिंग एंड ड्राइंग आर यूज्ड टू प्रिजर्व बोथ foods and microorganisms, but these methods do not achieve sterilization. जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि इतने इफेक्टिव नहीं होंगे कि वो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है वो दे सके. जितने भी हमारे कल्चर्स जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं उनको भी जो है रेफ्रिजरेशन है या फ्रीज करते हैं ताकि जो है उनको प्रिजर्व किया जा सके. Many fresh foods can be prevented from spoiling by keeping them at 5 degrees centigrade, that is ordinary refrigerator temperature. जितने भी फ्रेश फूड्स हैं उनको स्पॉइल होने से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम उनको रेफ्रिजरेट करें. और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है. Freezing at -20 degree centigrade is used to preserve foods in homes and in the food industry. अगर फूड को प्रिजर्व करना है तो फ्रीज किया जाता है फूड को. घरों में भी इस तरह की प्रैक्टिस रहती है और जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस रहती है कि जो फूड है उसको प्रिजर्व करना है और उसको फ्रीज किया जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड. Although freezing doesn't sterilize foods, it does significantly slow the rate of chemical reactions so that microorganisms do not cause food to spoil. पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं होगा लेकिन जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे. फिर जो मेथड है वो है ड्राइंग. Drying can be used to preserve food because the absence of water inhibits the action of enzymes. फूड है उसको ड्राई इसीलिए किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए. ड्राई किया जाएगा इट मीन्स के वाटर जो है वो एब्सेंट होगा और वाटर एब्सेंट होगा तो वो इनहिबिट करेगा द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए. तो अगर प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए जो है अगर हमें फूड को रखना है तो ड्राइंग का प्रोसेस होता है ताकि उसमें अगर वाटर नहीं होगा तो इस तरह जो है एंजाइम का एक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाए. एब्सेंस ऑफ वाटर inhibits the action of enzymes. Many foods, including peas, beans, raisins, and other fruits, are often preserved by drying. ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं पीज हैं बीन्स हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए जो है ड्राइंग का मेथड यूज़ किया जाता है ताकि कुछ ये जो फूड हैं ये स्पॉइल ना हो सकें. तो इनको ड्राई रखना पड़ता है. ड्राई रखेंगे तो ज़ाहिर है वाटर एब्सेंट होगा. वाटर एब्सेंट है तो इस तरह जो एंजाइम्स के एक्शन होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे. Drying also naturally minimizes the spread of infectious agents. जाहिर है जब वाटर ही प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वजह से जो स्प्रेड होगा इन्फेक्शियस एजेंट्स का वो मिनिमाइज होगा. फिर मेथड है रेडिएशन. Radiation in various forms, from high energy radiation to sunlight, can be used to kill microbes or inhibit their growth. रेडिएशन भी जो है वो फिजिकल मेथड्स की एग्जांपल्स हैं और उसकी वेरियस फॉर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं. जैसे कि हाई एनर्जी रेडिएशन की बात की जाए या सनलाइट की बात की जाए तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल होते हैं, किल भी हो सकते हैं या उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो सकती है.
मतलब बैक्टीरियासाइडल मैकेनिज्म भी होगा और बैक्टीरियोस्टैटिक मैकेनिज्म भी हो सकता है. 4 general types of radiations, that is ultraviolet light, ionizing radiations, microwave radiations, and strong visible light can be used to control microorganisms and to preserve foods. रेडिएशंस की एग्जांपल दी गई है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट है या आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जिसमें एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं. उसके अलावा माइक्रोवेव रेडिएशन है और स्ट्रॉन्ग विजिबल लाइट है. अगर ये रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं तो इससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंट्रोल होते हैं और अगर फूड को प्रिजर्व करना है तो उसमें भी रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं. These forms of radiation also kill microorganisms and viruses. इस तरह की रेडिएशन जो यूज़ की जाती हैं इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो सकते हैं जिसमें वायरस भी आते हैं. Ionizing radiation damages DNA and produces peroxides. अब मैकेनिज्म की बात हो रही है कि रेडिएशन जो हैं वो किस तरह अपना मैकेनिज्म देंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. तो उसमें जो मेथड है वो है कि वो डीएनए को डैमेज करेगा. डीएनए डैमेज होगा और पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे which act as powerful oxidizing agents in cells. अब जो पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं के तौर पे एक्ट करेंगे सेल्स में. तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें रेडिएशंस की या अगर हम बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशंस की तो वो डैमेज करेगा डीएनए को और पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सेल्स में. It is used to sterilize plastic laboratory and medical equipment and pharmaceutical products. Radiations हैं तो जितने भी हमारे प्लास्टिक लेबॉर्ट्री और मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं इसमें कंटेनर्स आ जाते हैं हमारे और कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं. फिर है सनलाइट. Sunlight has been known for years to have a bactericidal effect, but the effect is due primarily to UV rays in the sunlight. Sunlight है उसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट जो है वो होता है और ये जो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट जो आ रहा है वो बेसिकली यूवी रेज की वजह से आता है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है. Strong visible light which contains light of wavelength from 400 to 700 nanometer. Strong visible light की बात हो रही है. इसकी जो वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो वो है 400 to 700 नैनोमीटर. उनका जो है बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है. Strong visible light which contains light of wavelength from 400 to 700 nanometer can have direct bactericidal effects by oxidizing light sensitive molecules. अब बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट इनका कैसे आ रहा है कि ये ऑक्सीडाइज करेंगे लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स को जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे और वो कौन से हैं जैसे राइबोफ्लाविन है और पोरफायरिन्स हैं. ये कंपोनेंट्स होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. उनको ये जो स्ट्रॉन्ग विजिबल लाइट हैं उनको ऑक्सीडाइज करती है क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि राइबोफ्लाविन है और पोरफायरिन्स है जो कि कंपोनेंट्स हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के बैक्टीरिया. इस तरह जो स्ट्रॉन्ग विजिबल लाइट है वो अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. फिर मेथड है फिल्ट्रेशन. Filtration is the passage of a material through a filter or straining device.
फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसमें या तो स्टनिंग डिवाइस यूज की जाती हैं या फिल्टर यूज किया जाता है जिससे मटेरियल को पास किया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। Sterilization by filtration requires filters with exceedingly small pores. अगर स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करना है फिल्ट्रेशन के थ्रू तो उससे जो फिल्टर्स के पोर्स होंगे उनकी जो है ग्रेट इम्पोर्टेंस होगी माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए। Filtration has been used since Pasteur's time to separate bacteria from media and to sterilize materials that would be destroyed by heat. फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या जो मेथड है वो इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि कुछ मटेरियल्स हैं वो ऐसे होंगे जो डिस्ट्रॉय होंगे हीट से, तो उनको फिल्टरेशन से जो है वो फिल्टर किया जाएगा उस मटेरियल को। और ये पास्टर्स के टाइम से जो है वो ये मेथड फॉलो हुआ है। उन्होंने भी जो है वो ये किया था कि उन्होंने सेपरेट किया था बैक्टीरिया को फ्रॉम मीडिया। मीडिया से जो है वो बैक्टीरिया को फिल्टर किया फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। और उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं हीट से, तो उनको भी स्टेरिलाइज करने के लिए फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म यूज होता है। Membrane filters are used to sterilize materials likely to be damaged by heat sterilization. मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं, जाहिर है मेम्ब्रेन से पास होके जो है जो मटेरियल होगा वो पास होगा, तो वो मटेरियल्स जो हीट स्टेरिलाइजेशन से डैमेज होते हैं तो वहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। These materials include media, special nutrients that might be added to media, and pharmaceutical products such as drugs, sera and vitamins. अब एग्जाम्पल्स हैं जो मेम्ब्रेन फिल्टर से जो है वो पास होती हैं मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं, उसमें आते हैं मीडिया या वो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो ऐड किए जाते हैं मीडिया में। और उसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें ड्रग्स आ जाती हैं, सेरा और विटामिन आ जाते हैं। हीपा फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं वेंटिलेशन सिस्टम में। HEPA stands for High Efficiency Particulate Air. Filters are used in the ventilation system of areas where microbial control is especially important. माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए जो है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कंट्रोल करना है, तो उनके लिए हीपा फिल्टर्स यूज किए जाते हैं वेंटिलेशन सिस्टम में, सच एज इन ऑपरेटिंग रूम्स हैं, बर्न यूनिट्स हैं या लेमिनार फ्लो ट्रांसफर हुड है जो आपने लेबोरेटरी में देखा भी है, तो वहाँ पे हीपा फिल्टर्स यूज किए जाते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए। When using filters to sterilize materials, it is important to select a filter pore size that will prevent any infectious agent from passing into the product. अगर फिल्टर्स यूज किए जा रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के पर्पस के लिए या अगर हमें कोई मटेरियल स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए जो फिल्टर का पोर साइज होगा वो सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें से जो कौन से ऑर्गेनिजम्स को जो है वो पास करना है। ऐसा ना हो कि पोर साइज वो यूज हो फिल्टर में जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पास हो रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो ऑलरेडी पास हो जाएंगे तो हमारा मटेरियल वो स्टेरिलाइज ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो फिल्टर पोर साइज है जो यूज हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है उसको चेक करना कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो उससे पास ना हो। When using filters to sterilize material,
It is important to select a filter pore size that will prevent any infectious agent from passing into the product. ऐसा ना हो कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो प्रोडक्ट में चला जाए उस फिल्टर पोर साइज के थ्रू या उस फिल्टर के थ्रू। तो फिल्टर पोर साइज भी वो सिलेक्ट करना होगा कि वो प्रिवेंट करे किसी इन्फेक्शियस एजेंट को पास होने से। In the manufacture of vaccines that require the presence of live viruses, it is important to select a filter pore size that will allow viruses to pass through the filter but prevent bacteria from doing so. ये एग्जाम्पल है कि अगर वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी है जिसकी वजह से हमें एक कोई वायरस रिक्वायर होता है वैक्सीन बनाने के लिए, तो अगर हम फिल्टर कर रहे हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से जो है वो सिर्फ वायरस ही पास हो लेकिन बैक्टीरिया पास ना हो पाए, मतलब बैक्टीरिया को पास होने से रोकना है और वायरस जो है उसमें से मतलब वो वायरस जो है वो पास हो सकता है लेकिन बैक्टीरिया को हमें रोकना है। तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जो फिल्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं उसका फिल्टर पोर साइज ऐसा हो कि वायरस तो पास हो जाए क्योंकि हमें वैक्सीन की प्रोडक्शन करनी है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है उसको प्रिवेंट करें। तो इसीलिए जो फिल्टर पोर साइज है उसका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो डिपेंड करता है कि आपकी आपके प्रोडक्ट पे। In the manufacture of vaccine that require the presence of viruses, it is important to select a filter pore size that will allow viruses to pass through the filter but prevent bacteria from doing so. तो ये फिजिकल मेथड्स जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे तो आज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन है, फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है, रेडिएशंस हैं, वो हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। Now what is disinfection? Disinfection means reducing the number of pathogenic organisms on objects or in materials so that they pose no threat of diseases. डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि हमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के नंबर को जो है वो रिड्यूस करना है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं या मटेरियल में प्रेजेंट हो सकते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मींस कोई डिजीज और कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर पहले से ही जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर लिया जाए तो हम जो डिजीज होने के चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो उस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। डिसइंफेक्शन मींस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स on objects or in materials so that they pose no threat of disease. Means जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिड्यूस करना जो किसी ऑब्जेक्ट में है या किसी मटेरियल में है। अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस हो जाएंगे तो इस तरह डिजीज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं एजेंट्स की। एजेंट्स कॉल्ड disinfectants are typically applied to inanimate objects. अगर हम टर्म यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तो जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में यूज किए जाते हैं, मीन्स कि जो लिविंग टिश्यू ना हो। एंड एजेंट्स कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। अगर हम एंटीसेप्टिक्स यूज कर रहे हैं या अगर एंटीसेप्टिक टर्म यूज हो रही है तो इट मीन्स कि जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो लिविंग टिश्यू में अप्लाई हो। कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं जो रिलेट करती हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के।
टर्म्स रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीसेप्टिक को। एंटीसेप्टिक, a chemical agent that can safely be used externally on living tissue or skin to destroy microorganisms or inhibit their growth. अब जो है हम केमिकल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स कि जो हमारा अब टॉपिक होगा वो केमिकल एजेंट्स का होगा। जैसे पहले हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े, अब जो है हम केमिकल एजेंट्स जो है वो केमिकल एजेंट्स की स्टडी करेंगे जो यूज होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करने के लिए या उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए। सो एंटीसेप्टिक केमिकल एजेंट हैं जिनको हम एक्सटर्नली जो है लिविंग टिश्यू में एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यू में या स्किन में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए। फिर है बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टेटिक की बात की जाए तो वो है एन एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर कोई एजेंट जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है तो वो कहलाएगा बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। वो एजेंट जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे उसे कहा जाएगा बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। बैक्टीरिसाइड, अगर हम बात करें बैक्टीरिसाइड की तो वो है एन एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया। मीन्स कि यहाँ पे उसकी ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो रही, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया जो है वो किल होगा। तो अगर किलिंग की बात आए तो उसे कहा जाएगा बैक्टीरिसाइड, या कोई ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो उस एजेंट को कहा जाएगा बैक्टीरिसाइड। Most such agents do not kill spores. अब बैक्टीरिसाइड का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर कोई स्पोर प्रेजेंट है तो वो उसको भी किल कर सके। तो कुछ एजेंट्स जो हैं, अगर हम बैक्टीरिसाइड की बात करें तो स्पोर्स को इनहिबिट नहीं करेंगे, स्पोर्स को किल करने के लिए स्पोरोसाइड यूज की जाएंगी। इसी तरह वायरसाइड, an agent that inactivate virus. वो एजेंट जो वायरस को इनएक्टिवेट करे उसे कहा जाएगा वायरसाइड। इसी तरह वो एजेंट जो फंगाई को किल कर रहा है तो उस एजेंट को फंगिसाइड कहा जाता है। An agent that kills fungi. फिर बात करते हैं स्पोरोसाइड की। स्पोरोसाइड, an agent that kills bacterial endospores or fungal spores. अब अगर हम बात करें स्पोरोसाइड की तो स्पोर्स चाहे वो बैक्टीरिया के हों, बैक्टीरियल एंडोस्पोर हों या फंगल स्पोर्स हों, तो उन स्पोर्स को किल करने के लिए जो एजेंट यूज होगा वो कहलाएगा स्पोरोसाइड। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करें। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।